हेलो दोस्तों, भाई जीएस विद शिवम के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए ज्योग्राफी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला दोस्तों। और इस श्रृंखला में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे हमारे भारत में नदियां और इनके अपवाह तंत्रों के बारे में। दोस्तों यहाँ से हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज हम लोग उसी क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों आइए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, दोस्तों ये तो अलग बात है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कौन सी, भारत में नदियां और अपवाह तंत्रों के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमारे भारत की में जो नदियों का जाल है एक बहुत ही व्यापक तरीके से फैला हुआ है। भारत में बहुत फेमस रिवर हुए हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं गंगा नदी की, सबसे लंबी नदी भारत की, और भारत की जो है राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदियां हैं, गंगा नदी हुई, ब्रह्मपुत्र नदी हुई, सिंधु नदी हुई, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, ये कुछ एक प्रमुख नदियां हैं। यहाँ से हमारे एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए हम लोग उसी को चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग बात करते हैं अगर नदियों को पढ़ने के तरीके, दोस्तों तो नदियों को पढ़ने के लिए हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नदियों का जाल इतना व्यापक रूप से फैला हुआ है। इसको समझने के लिए हमें दो प्रकार से नदियों को डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। पहला हमारा होगा दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे हिमालयी नदी तंत्र। और दोस्तों हम लोग बात करें इस हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत दोस्तों, तो इस हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग मेजर 3 नदियों को पढ़ेंगे दोस्तों। प्रमुख 3 नदियों को पढ़ेंगे। हमारी पहली नदी कौन सी होगी? पहला हमारा होगा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। और दूसरा हमारा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा गंगा नदी तंत्र। और इसमें जो हम मेजर तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि सी नंबर का हम लोग जो पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम लोग बात करते हैं इसमें हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनका उद्गम हमारे हिमालय से होता है। दोस्तों जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, हिमालय नदियां, जो भी नदियां हिमालय से निकलेंगी उसे हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हिमालय से पढ़ेंगे दोस्तों, हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत। दूसरा हमारा क्या होगा दोस्तों, इसमें हम लोग बात करें, दूसरा हमारा क्या होगा? मध्य या हम लोग बात करते हैं दक्षिणी नदी तंत्र, दक्षिणी नदी तंत्र। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो हमारे जो मध्य भारत है दोस्तों, यानी कि हम लोग बात करें अगर मध्य प्रदेश हुआ या उससे नीचे जितनी भी नदियां हैं दोस्तों मध्य भारत में, और दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे अपने इस मध्य यानी कि दक्षिणी नदी तंत्र के अंतर्गत। दोस्तों हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इस नदियों को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे इस नदी तंत्र के अंतर्गत अक्सर दोस्तों ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो अक्सर देखने को मिल जाता है, और आप सभी लोग इससे कंफ्यूजन हो, इसलिए हम लोग सबसे पहले उस पॉइंट को डिस्कस करने का प्रयत्न करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा होगा एस्चुअरी। दोस्तों एस्चुअरी जिसे हम लोग ज्वार नदमुख भी कहते हैं, एस्चुअरी जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। और दूसरा हमारा क्या होगा दोस्तों? दूसरा हमारा क्या होगा? डेल्टा। ये 2 पॉइंट है दोस्तों, ये 2 पॉइंट है जो हमारे इस नदी तंत्र में अक्सर चर्चा में रहेगा, ये 2 पॉइंट दोस्तों। और आप सभी लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग पहले ही ये बात आप लोगों के सामने क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं एस्चुअरी की दोस्तों। तो एस्चुअरी होता क्या है? अगर हम लोग एस्चुअरी की बात करें तो एस्चुअरी हम लोग देखेंगे कि आधे खारे पानी का वह क्षेत्र, दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे एस्चुअरी में आधे खारे पानी का वह क्षेत्र होता है जहां पर नदियों का ताजा पानी यानी कि रिवर्स का फ्रेश वाटर आकर समुद्र के खारे पानी, दोस्तों समुद्र के खारे पानी से मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्चुअरी कहते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों एस्चुअरी को। तो एस्चुअरी दोस्तों आधे खारे पानी का वह क्षेत्र होता है, एस्चुअरी आधे खारे पानी का वह क्षेत्र होता है जहां पर नदियों का ताजा पानी आकर समुद्र के खारे पानी से मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्चुअरी कहते हैं। और बात आती है अगर डेल्टा की दोस्तों, तो डेल्टा हम लोग बात करते हैं डेल्टा, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियां दोस्तों, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों के कारण जब नदी की मुख्य धारा दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे जब नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टियों बहाकर लाई गई मिट्टियों के द्वारा नदियों की जो धारा होती है
वो कई पार्ट में डिवाइड होती है। नदियों की जो मुख्य धारा होती है वो अनेक यानी कि कई प्रकार की धाराओं में विभाजित हो जाती है, और उसी धारा के विभाजित होने के कारण जो मिट्टी होती है दोस्तों, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियां होती है, उस मिट्टियों की जो त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है दोस्तों, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों से जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है, इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब दोस्तों आई होप इससे आप लोगों के मन में कंफ्यूजन जो होगी वो दूर हुई होगी, और यहाँ से हमारा जो है अब क्वेश्चन अगर बनेगा तो हम लोग अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने का प्रयत्न करते हैं अपना सिंधु नदी तंत्र। पहला हम लोग हमारा क्या होगा, सिंधु नदी तंत्र, और इसको हम लोग पढ़ने और समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां होती हैं और उनका उद्गम कहाँ से होता है, तो इनके बारे में हम लोग, उनकी लंबाई कितनी है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने और समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी की दोस्तों, या इंडस रिवर। ये हमारी क्या है, सिंधु नदी है दोस्तों। आप लोग देख लेंगे ये जो सिंधु नदी है मेजर हमारे 3 देशों में होकर बहती है। मेजर हमारे कितने देशों में होकर बढ़ती है, 3 देशों में। पहला हमारा क्या होगा, तिब्बत है, जिसे हम लोग चाइना के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा होगा इंडिया, और तीसरा हमारा क्या होगा, पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान। हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सिंधु नदी है मेजर 3 देशों से होकर बहती है दोस्तों। पहला हमारा तिब्बत हो गया, भारत हो गया और पाकिस्तान। और बात करते हैं इस सिंधु नदी के उद्गम की, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत में स्थित मानसरोवर दोस्तों झील से होता है दोस्तों। मानसरोवर जो तालाब है, ताल है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का। और ये दोस्तों ये नदी बहते हुए तिब्बत या चीन में बहते हुए भारत के दमचोक नामक स्थान, ये जो प्लेस है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। और लेह गिलगित होते हुए दोस्तों दर्गिस्तान, ये जो पॉइंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्गिस्तान, पाकिस्तान के दर्गिस्तान नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश होती है। और पाकिस्तान के मुख्य यानी कि अधिकांशतः भाग में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों। अभी हमने बताया था एस्चुरी और डेल्टा के बारे में, तो ये पॉइंट अभी आप लोगों के सामने और क्लियर करते हैं दोस्तों, कि हमारे जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, चाहे वो दक्षिण भारत की नदियां हो, चाहे वो उत्तर भारत की नदियां हो दोस्तों, कोई भी नदियां हो, जो भी नदी हमारे अरेबियन सी अर्थात अरब सागर में गिरेगी वो नदी 100% यानी कि अधिकांशतः जो नदियां होंगी जो अरब सागर में गिरेंगी वो आपका एस्चुरी का निर्माण करेंगी। कौन सा निर्माण करेंगे दोस्तों, एस्चुरी या ज्वार नदीमुख का निर्माण करेंगी। और जितनी भी नदियां हमारे होंगी जो बंगाल की खाड़ी अर्थात बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, वो सभी की सभी नदियां आपकी डेल्टा का निर्माण करेंगी दोस्तों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ये नदी डेल्टा कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है, तो 4 ऑप्शन देगा, ज्वार नदीमुख एक आपका देगा डेल्टा की। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं इस सिंधु नदी की दोस्तों। तो सिंधु नदी का उद्गम अभी हमने बोला कि तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, और ये दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, और लेह गिलगित होते हुए दोस्तों दर्गिस्तान नामक स्थान से ये हमारे पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जाकर हमारे अरब सागर में गिर जाती है। बात करते हैं हम लोग इस सिंधु नदी की सहायक नदियों की दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे जो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चेनाब नदी है दोस्तों। और इस चेनाब नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, भारत के हिमाचल प्रदेश नामक स्थान है दोस्तों। इस चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हिमाचल प्रदेश के K12 लारा, यहाँ पर दोस्तों है क्या, K12 लारा दर्रा। इस K12 लारे दर्रे से इस चेनाब नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और ये दोस्तों पंजाब और हिमाचल प्रदेश से बहते हुए हमारे भारत होते हुए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान से होते हुए दोस्तों ये बहावल नामक स्थान पर दोस्तों, ये कौन सा प्लेस है, बहावल नामक स्थान पर इस सिंधु नदी से मिल जाती है दोस्तों। और आगे इन दोनों के संयुक्त रूप की धारा जो है सिंधु नदी से होकर बहती है और जाकर अरब सागर में मिल जाती है। हम लोग बात करते हैं इस चेनाब नदी की सहायक नदियों की दोस्तों। तो इस चेनाब नदी की 2 प्रमुख सहायक नदी है, चंद्रा नदी और भागा नदी दोस्तों। चंद्रा नदी और भागा नदी, और इन दोनों नदियों की संयुक्त रूप की धाराएं जब इस चेनाब नदी में मिलती हैं तो इसके मिलने से पहले इन दोनों की संयुक्त रूप की धाराओं को हम लोग चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। इन दोनों की संयुक्त रूप की नदियों की जो धारा होती है उसे हम लोग चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। और वो किसकी सहायक नदी है, तो चेनाब नदी की जो है सहायक नदी है चंद्रभागा नदी। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा।
और बात करते हैं इस चेनाब नदी की सहायक नदी की दोस्तों। तो इस चेनाब नदी की एक सहायक नदी है झेलम नदी दोस्तों। इस झेलम नदी का भी उद्गम जम्मू कश्मीर के दोस्तों घाटी के बैरीनाग पहाड़ी से होता है दोस्तों। कहां से होता है? तो जम्मू और कश्मीर के बैरीनाग पहाड़ी से इस झेलम नदी का उद्गम होता है और जम्मू कश्मीर में बहते हुए दोस्तों ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के झंग के निकट दोस्तों, झंग के निकट ही जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है दोस्तों। ये भी आप लोग याद रखिए, ये पॉइंट क्या है? झंग दोस्तों, झंग के समीप जाकर दोस्तों चेनाब नदी में मिल जाती है दोस्तों। और बात करते हैं इसकी चेनाब नदी की अगली सहायक नदी की। तो अगली सहायक नदी क्या है? रावी नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है? रावी नदी। इस रावी नदी का उद्गम दोस्तों इस रावी नदी का उद्गम हमारे हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है दोस्तों। इसका भी उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश। और इसका भी उद्गम कहां पर? हिमाचल प्रदेश के 12 दर्रे से होता है। और इसका दोस्तों कहां से होता है? तो हिमाचल प्रदेश में ही एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, वहां से इसका उद्गम होता है दोस्तों। और ये जो रावी नदी है दोस्तों, ये जो रावी नदी है वो हमारे कश्मीर और पंजाब होते हुए दोस्तों जंग के निकट जंग के निकट ही चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस झेलम नदी की दोस्तों, इस झेलम नदी की जो टोटल लंबाई है दोस्तों वो हमारा 170 किलोमीटर दोस्तों, 170 किलोमीटर ये हमारे भारत में केवल भारत में बहती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं दोस्तों अगर हम लोग, तो इसकी जो कुल लंबाई है हमारे भारत में वो 170 किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी दोस्तों इस चेनाब नदी की अगली सहायक नदी की, तो इसकी अगली जो प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे सतलज नदी। और दोस्तों यह एक मात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम इन पंचनद में से जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, इन सभी नदियों में से एकमात्र नदी सतलज नदी है जिसका उद्गम हमारे भारत से बाहर होता है, अर्थात किसी अदर कंट्री में होता है। और इसका उद्गम होता कहाँ है? तो इसी मानसरोवर झील के ही कुछ समीप में ही इस सतलज नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों ये हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से इस झेलम नदी के ही समांतर बहते, इस सिंधु नदी के ही समांतर बहते हुए दोस्तों जाकर इस बहावल नामक स्थान पर दोस्तों, सॉरी ये बहावल नहीं होगा, इस बहावल नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। कहां पर? चेनाब नदी में। और यहां से दोस्तों यहाँ पर जहां पर ये नदियां मिलती है इसे हम लोग पंचनद के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पंचनद के नाम से जानते हैं। और उसके बाद दोस्तों चेनाब नदी और झेलम नदी की जो संयुक्त रूप की धारा है वो 45 किलोमीटर की धारा पंचनद के नाम से आगे बढ़ती है और जाकर हमारे सिंधु नदी में मिल जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं इस सतलज नदी की ही एक प्रमुख सहायक नदी है जिससे हम लोग ब्यास नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? ब्यास नदी के नाम से जानते हैं। और इस ब्यास नदी दोस्तों, ये जो ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी आकर हमारे हरिके के नामक स्थान पर इस सतलज नदी में मिल जाती है। और इसी हरिके नामक स्थान से हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर जिसे हम लोग इंद्रा नहर के नाम से जानते हैं उसका उद्गम होता है। और जाकर दोस्तों ये हमारे राजस्थान, गुजरात और पंजाब इन 3 स्टेट में बहते हुए दोस्तों इन 3 स्टेट में बहती है। और इसकी जो लाभ होता है पंजाब और राजस्थान और आपका गुजरात इसका लाभ उठाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा लाभ उठाता है कौन सा स्टेट है? तो वो हमारा सबसे ज्यादा स्टेट जो लाभ उठाने वाला इस नहर से वो कौन सा है? तो राजस्थान है। और राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो लगभग 470 किलोमीटर इस इंदिरा नहर की जो लंबाई है केवल और केवल राजस्थान में है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की दोस्तों, तो इस अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि आप सभी लोग देख होंगे कि ये सिंधु नदी, ये जो जितनी भी मेजर नदियां हैं वो हमारे भारत से बह रही है दोस्तों। ये सतलज नदी हमारे भारत से बह रही है, ब्यास नदी भी हमारे भारत में बह रही है, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी और सिंधु नदी, ये सारी नदियां जो है हमारे भारत में बह रही है। लेकिन आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो सारी नदियां हैं लास्ट में जाकर पाकिस्तान में ही गिर रही है। और ये जो पाकिस्तान है हमारा शत्रु राष्ट्र देश है। और आप सभी लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन अवश्य उठ रहा होगा कि हमारा शत्रु राष्ट्र देश होने के कारण भारत ऐसा भी तो कर सकता है। भारत ऐसा भी कर सकता है कि इन सभी नदियों का पानी बांध बनाकर रोक ले और इन सभी पानियों का ये यूटिलाइजेशन है दोस्तों वो हमारे भारत में ही होने लगे। लेकिन दोस्तों तब तो पाकिस्तान है वो हमारे भूखमरी के कारण मर जाएगा, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं दोस्तों इन सभी नदियों से इस पाकिस्तान का ही अधिकांशतः भाग सिंचित होता है। यानी कि जो कृषि की भूमि है दोस्तों सबसे ज्यादा इन्हीं नदियों के
बीच का ही जो स्थान है होता है। और बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसी जल विभाजन को लेकर के 1957 यानी कि 1957 में 1957 में ही एक सिंधु जल समझौता हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? तो सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। और इस समझौते के अंतर्गत ये चीज देखा गया था, ये समझौता हुआ था कि हमारे जो पूर्व की यानी कि पूर्वी जो 3 नदियां हैं दोस्तों, उन 3 नदियों का के पानी का जो यूटिलाइजेशन होगा वो हमारा इंडिया अर्थात भारत करेगा। और पश्चिमी जो ये 3 नदियां हैं, इन तीनों नदियों का जो यूटिलाइजेशन है वो आपका पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा दोस्तों? तो पाकिस्तान करेगा। इन पूर्वी नदियों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो ब्यास नदी हो गया हमारा, सतलज नदी हो गया, और ये जो रावी नदी है, इन 3 नदियों का जो यूटिलाइजेशन होगा वो हमारा इंडिया करेगा। यानी कि अगर भारत की बात करें तो भारत, हमारा जो भारत है वो पूर्वी नदियों का यूज करेगा, पूर्वी नदियों के पानी का यूज करेगा। और इसमें हम लोग अगर बात करें कौन कौन सी नदियां हैं, आपका रावी नदी हो गया हमारा, दूसरी नदी क्या होगी? व्यास नदी हो गई, और तीसरी हमारी क्या हो गई? सतलज नदी हो गई। इन तीनों नदियों का जो यूटिलाइजेशन है वो हमारा क्या करेगा? तो हमारा भारत करेगा। और जो पश्चिमी नदियां दोस्तों पाकिस्तान के अंतर्गत आएंगी, जो पश्चिमी 3 नदियां हैं उनका यूटिलाइजेशन कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आएंगी? तो हमारी कौन सी होगी? सिंधु नदी। और दूसरा हमारा क्या होगा? तो दूसरा हमारा क्या होगा? आपका चिनाब नदी। और तीसरा हमारा कौन सी नदी होगी दोस्तों? तो झेलम नदी। यहां से दोस्तों हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि किन किन नदियों का पानी का यूटिलाइजेशन हमारा इंडिया कर रहा है, किन किन नदियों के पानी का यूटिलाइजेशन पाकिस्तान कर रहा है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। दोस्तों आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी दोस्तों। और दोस्तों हम लोग अगर एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि हम लोग इतिहास की अगर बात करें, इतिहास में ये जो नदियां हैं दोस्तों, इन सभी नदियों को दोस्तों, इन सभी नदियों को कुछ एक अलग नाम दिया गया था, उनसे हमारे एग्जाम में, हालांकि ये इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अगर बात आ गई तो हम लोग आपको बताने का जो है कष्ट करेंगे या प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी ब्यास नदी दोस्तों, इस ब्यास हमारे भारत में वेदों में क्या कहा गया है? तो ब्यास नदी को हमारे भारत में बिपाशा नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ब्यास नदी हमारे भारत को बिपाशा के नाम से जाना जाता है। और जो सतलज नदी दोस्तों, इस सतलज नदी को हमारे भारतों में यानी कि वेदों में शतुद्री के नाम से भी जाना गया है, शतुद्री नदी के नाम से इसे जाना गया है। ब्यास नदी को बिपाशा नदी के नाम से जाना गया है। और चिनाब नदी को किसके नाम से जाना गया है? तो चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अस्किनी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ एक प्रमुख नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम है। और हमारी जो सिंधु नदी है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंडस के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और अक्सर हमारे एमपीपीएस में क्वेश्चन देखने को मिला था कि जो हमारा लेह शहर है दोस्तों, ये सिंधु नदी के कौन से तट पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो हमारा लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से हमारे एमपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था दोस्तों कि जो लेह शहर है ये हमारे सिंधु नदी के कौन से तट पर स्थित है? तो कौन से तट पर स्थित है दोस्तों? तो दाएं तट पर स्थित है। दोस्तों आई होप ये चीज आप सभी को समझ में आई होगी। एसयूवी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, और कौन सी नदियों को किन किन प्रकार से तंत्र है, और किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम लोगों ने आज अपना सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, कल हम लोग पढ़ेंगे आपका गंगा नदी तंत्र। दोस्तों बहुत ही छोटा वीडियो है, आप लोग पूरे देखिएगा, आप सभी लोगों को एकदम आनंद आ जाएगा देखने में, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।